नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सहदायिकी यानी कोपासनर। इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है उसका ओरिजिन, बेस, स्ट्रक्चर, संरचना, प्रकृति, नेचर, आवश्यकताएं क्यों पड़ी कोपासनर की, और केस लॉ। इसके अलावा एक्सटर्नल जो चीजें हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ रहे थे, कैसे आप उनसे उन क्वेश्चंस को समझेंगे, कैसे उनका आंसर्स देंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोपार्टनर। अब कोपार्टनर है क्या? ऐसा सदस्य, पुत्र हो या पुत्री, जिसका जन्म से ही पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार हो, वो हो गया कोपार्टनर। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखनी है। क्या? एक ऐसा सदस्य, पुत्र या पुत्री, जिसका जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो ओरिजिन की हम जब बात करते हैं तो वो आता है मिताक्षरा। ठीक है। मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ लॉ है ना, प्राचीन हिंदू विधि के हिसाब से मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ को विघ्नेश्वरा ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। और इसमें यह भी बताया था कि कोपासनर सहदायकी क्या है और हिंदू ज्वाइंट फैमिली क्या है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली का ही एक छोटा और संकीर्ण रूप जो होता है उसको कोपासनर या सहदायकी कहा जाता है। ठीक। ठीक है। अब ये सहदायकी में एक आप शब्द देख रहे हैं, सहदाई। तो ये जो दाई है ना, ये जो शब्द है, ये बताता है कि संपत्ति के आधार को, किसी के अधिकार को बताना, दे करना है ना, दिया। ठीक है, दिया जाए, उस अवधारणा को ये बताता है। तो जो दाय है कि जो उसकी अवधारणा है कि उस जिसका अर्थ है कि क्या आधार है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो किसको दिया जाए। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि जब पुराने जमाने में प्रारंभ में केवल पुरुष वंशज ही हुआ करते थे, वही सहदायक हुआ करते थे, तो जन्म से ही उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था। और ये एक अप्रतिबंधित दाय होती थी, यानी एक हेरिटेज तरह से मिल जाता था कि मेरे पिता का है, मेरे बाबा का था, मेरे बाद उनके 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 अपने पिता को मिला, फिर बेटे को मिला, फिर बेटे के बाद उसके अपने बेटे को मिला। तो यानी जो ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा एक एक संरचना है, उसको मिताक्षरा ने समझाया। ठीक है। इसमें एक और चीज थी, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, उसको भी यहाँ पे यूज किया जाए, जिससे मृत सदस्य का हिस्सा अन्य को पार्टनर को मिल जाता था। तो ये भी एक हिस्सा हुआ करता था। और आपको ये भी बता दें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में इसमें परिवर्तन कर बेटियों को भी कोपार्टनर बना दिया गया। तो अब जो बेटियां आ गई हैं कोपार्टनरी में, सहदायकी में, तो उसका मतलब है कि अब उनको भी जन्म से अधिकार है अपनी पिता के, बाप की, बाबा की पैतृक संपत्ति में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका आधार क्या था। तो आधार के लिए आप समझिए कि इसका आधार एक स्पिरिचुअल आधार था, यानी आध्यात्मिक आधार था। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुत्र, पौत्र और परपौत्र ही अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान कर सकते थे। तब महिलाएं पिंडदान नहीं करती थी, और ये 4 पीढ़ी तक ही लिमिटेड था। जैसे कि पहले आप जानते हैं कि शादियां पहले बड़ी जल्दी हुआ करती थी, और लोग जो है इतनी उनकी जो आयु होती थी वो नहीं हुआ करती थी। तो ये माना जाता था कि अगर जब मान लीजिए किसी के पिता बहुत वृद्ध हो गए हैं, है ना, और उसके वो परदादा बन गए हैं, फिर उसके बाद दादा है, फिर उसके बाद बेटा है, फिर उसके बाद परपौत्र है, तो अगर कहीं लीनेज टूट गया है, बीच में कोई एक दो लोग स्वर्गवासी भी हो गए हैं, तो पौत्र जो है वो पूरी उस साइकिल को कंप्लीट कर सकता था, पौत्र या परपौत्र। ठीक है। तो वो जो अग्नि देना हुआ, पिंडदान हुआ, श्राद्ध हुआ, तो वो जो रिचुअल्स हैं उनको वो पूरा कर सकता था। ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ओरिजिन समझ लिया, बेस समझ लिया, अब हम समझते हैं सबसे पहले संरचना के बारे में। तो संरचना में मान लीजिए एक परिवार है जहाँ पिता है, पुत्र है, उसका ग्रांडसन है, और उसके बाद उसका ग्रेट ग्रांडसन है। तो ये जो, यानी पिता, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, ये जो जनरेशन है ना, 4 जनरेशन तक ही मानी जाती है सहदायकी में। ठीक है। इसको कहा जाता है 4 जनरेशन रूल।
अब इसे फोर्थ जनरेशन रूल का जब जब बात आती है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो धार्मिक है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि प्राचीन हिंदू शास्त्र के अनुसार केवल 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां मान लीजिए, और अब पहले वाले को अगर छोड़ देते हैं तो बेटा, पुत्र और परपौत्र श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म कर सकते हैं। इसलिए और इन्हें प्रॉपर्टी में बर्थ राइट दिया जाता था, है ना, जो कि अब मतलब मेनली यही हो गया है आज के जमाने में कि बर्थ राइट किसके पास है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो ये इन लोगों का ही रहा था पहले से। ठीक है। और ये एक और बात इसमें आती थी कि जो ये 4 जनरेशन है ना, वो इसलिए रख के आती थी क्योंकि एक मैनेजेबल स्ट्रक्चर होता था कि अगर आप 100 साल लेके चले तो 100 साल में आराम से 4 पीढ़ियां दिख जाती थी। तो इसके बीच में किसी को भी कोई बदलना नहीं पड़ता था। और कोपार्सनरी में अब यानी सहदायकी में कौन आते हैं, तो उसमें बाई बर्थ सन आएगा, और 2005 के बाद पुत्री आएगी, है ना, पुत्र आएगा, पौत्र आएगा, पर पौत्र आएगा। इसके अलावा अगर आपने एडॉप्टेड सन भी लिया है, एडॉप्टेड सन है तो वो भी कोपार्टनर का हिस्सा होगा। ठीक है। तो ये जो बात हो रही है कि तीन तीन चीजें, 2 पार्ट और एडॉप्टेड सन अलग अगर कर दें, तो एक तरफ ब्लड लाइन रिलेशनशिप की बात हो रही है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी लीनेज के की बात हो रही है। तो जो प्रॉपर्टी लीनेज है उसको आगे कौन बढ़ाएगा, ये कंडीशंस बढ़ाएंगे, यानी पिता, पुत्र, पौत्र, परपौत्र और बेटियां, और इसके अलावा एडॉप्टेड सन। ठीक है। अब कौन इसमें शामिल नहीं है इनको भी जान लीजिए। तो इसमें पुत्री, माता, विधवा पुत्री पहले वाले उसमें क्लासिकल लॉ में था, और जब से हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया तब से उसे बना लिया गया है, सहदायकी में डाल दिया गया है। तो यह आपको अब अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और आसान भी है, इतना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात होती थी, ब्लड लाइन चेक की जाती थी। तो शादी से आने वाले मेंबर जैसे कि पत्नी है ना, उसको कहते थे कि वो हमारे ब्लड लाइन की नहीं है, वो दूसरे घर की, दूसरे खून की है, इसकी वजह से उसको कोपासनरी में पहले जगह नहीं दी जाती थी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से माता को, पुत्री को और विवाहित पुत्री को नहीं रखा जाता था, मगर अब ऐड कर दिया गया है तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये अब आपकी जानकारी में ऐड हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि इस कंसेप्ट को पहले हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर 1 देख रहे हैं, फादर सन 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 सन्स सन्स सन, है ना, यानी पिता, पुत्र, पौत्र, परपौत्र। ठीक है। तो पहला जो रूल है जिसमें बात कही गई है कि एक व्यक्ति अकेला है, क्या को पार्टनर बन सकता है कि नहीं, ये एक बात आती है। तो फिगर 1 में ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अकेला व्यक्ति कभी भी सहदायक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। सहदायक के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और वो भी फादर सन रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे इस डायग्राम में फादर है, सन है, फिर उसके उसके सन्स ऑफ सन्स है, फिर सन्स ऑफ सन्स ऑफ सन्स है। ठीक है। तो ये चीज दिखाता है कि यहाँ पे जो लीनेज है वो क्लियर है। ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये रहा, ये सारे के सारे जो है ये एक लीनेज को दिखा रहे हैं, एक ब्लड रिलेशन को दिखा रहे हैं, और ये सारे कोपार्टनर यानी सहदायकी में आते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरह से, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और फिगर समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके अपने पिता से प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन उसके पास अभी कोई बेटा नहीं है। ठीक है। तो क्या वो कोपार्टनर होगा? तो आंसर है नहीं होगा। ठीक है। अब कुछ समय बाद उसका एक बेटा पैदा हो जाता है, अब स्ट्रक्चर बनता है कि बाप और बेटा, तो अब कोपार्टनरी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर हो गए हैं। ठीक। तो अब ये आपने समझ लिया। अब जनरेशन की बात करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने एक फादर देखा, एफ, S1, S2, S3, इसके 3 बेटे हुए। मान लीजिए पहले कोई बेटा था ही नहीं, सिर्फ फादर था, है ना। बहुत समय बाद एक बेटा हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद फिर S1 के बेटा हुआ S4, S2 का बेटा हुआ S5, S3 के बेटे हुए 2, S6, S7। सिमिलरली आगे चल के S4 का भी एक बेटा हो गया, S5 का भी एक बेटा हो गया, S9, S6 का बेटा हो गया, S10, और S7 का बेटा हो गया, S11। तो ये जो चीज स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बताता है कि
जो फोर जनरेशन है वो कैसे दिखेगी। यहाँ मेंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जनरेशन इंपॉर्टेंट है। तो फादर को अगर फर्स्ट जनरेशन माना गया है तो सेकेंड जनरेशन S1 S2 S3 होगी, थर्ड जनरेशन S4 S5 S6 S7 होगा, और फोर्थ जनरेशन S8 S9 S10 S11 होगा। तो यहां तक आप समझ सकते हो, समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई बेटा बीच में मर जाता है तो क्या सहदायगी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो सहदायगी खत्म नहीं होगी। आप पहला और दूसरा फिगर देखिए, उसमें क्या होगा, अगर पहला फिगर से हम रिलेट करें तो पहले में मान लीजिए एस खत्म हो गया, जो एफ के बाद एस है वो खत्म हो गया, ये उसकी मृत्यु हो गई, मगर उसका जो बेटा है वो जिंदा है, एस एस। उसकी शादी हुई, उसके बाद एस 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 आ गए। तो जो फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे एफ है, फिर उसके बाद एस एस है, फिर एस 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 है। तो ये बताएगा कि अभी लाइन कंटिन्यू है, सहदाई बनी हुई है। ठीक। अब अब हम लोग इस बारे में समझते हैं कि जो दो मेंबर का कहानी है वो हमने बता दिया है। ठीक है। दूसरा है कि हाँ, क्या ये डायनामिक है, क्या ये रिश्ता बदलता रहता है ना? आगे समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती, तो बिल्कुल बदलती रहती हैं। बर्थ और डेथ के साथ को पार्टनरी में हमेशा बदलाव होता रहता है। अगर हम ये समझें, इसमें एक ही कंफ्यूजन होती है कि कितने डिसेंडेंट है या कितने मेंबर हैं, तो इसमें मेंबर से मतलब नहीं होता है, इसमें जनरेशन से मतलब होता है। अब अगर फिगर 2 में देखें तो यहाँ बहुत सारे मेंबर हैं, ऐसे ही फिगर 3 में भी बहुत सारे मेंबर हैं। तो फिगर 3 में देखिए, फादर है, वाइफ है, सन है, वाइफ है, S2 है, WT वाइफ है। ठीक है। S1 का बेटा है S3 और डॉटर है D3। ऐसे ही S2 का बेटा है S4 और डॉटर है D4। तो ये अब नए, अब यहाँ भी आप जनरेशन देखिए, फादर फर्स्ट जनरेशन, S1 सेकंड जनरेशन, S3 थर्ड जनरेशन, और इसके बाद S4, अगर S4 भी थर्ड जनरेशन में आ रहा है, उसके बाद और कोई बच्चा होता तो वो फोर्थ जनरेशन में जाता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फिगर 4 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ होल्डर दिख रहा है आपको, लास्ट होल्डर जो दिख रहा है, फोर्थ फिगर का फर्स्ट कॉलम देखिए, एफ लास्ट होल्डर है, S1 S2 S3, ये उसकी एक लीने चली आ रही है ब्लड रिलेशन में। अगर एफ की डेथ हो जाती है तो आपका लास्ट होल्डर कौन हो जाएगा? S1। तो S1 से S4 तक आपका एक कोपार्सनरी फोर्थ जनरेशन रूल बनेगा। मान लीजिए एफ, थर्ड कॉलम में देखिए, एफ की डेथ हो गई, ठीक है, S1 की भी डेथ हो गई, तो अब लास्ट होल्डर कौन हो गया? S2। और तो S2 से चार जनरेशन कहाँ जाएंगी? S2 S3 S4 S5 तक। अब मान लीजिए S2 की भी डेथ हो गई, तो आपका लास्ट जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? S3 से, लास्ट कॉलम में। ठीक है, फोर्थ कॉलम में इसमें देखिए, फोर्थ फिगर के। तो यहाँ पे आप देखिए S3 S4 S5 और S6 जा करके आपके फिर से सहदायकी बनाते हैं। फोर्थ, जो फोर्थ जनरेशन रूल है वो यहाँ से बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे जिससे आपको ये समझ में आ सके कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि इसको जन्म से अधिकार मिला हुआ है। दूसरा, इसका संयुक्त है ना, ज्वाइंट ओनरशिप है। तीसरा, आप ये समझिए कि इसमें, तीसरा है कि इसमें चार पीढ़ी का नियम है, जैसे फोर जनरेशन रूल के बारे में बात की। इसके बाद है यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, फ्लक्चुएशन कैसे, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे किसी हिस्सा है, अगर उसकी डेथ हो गई और उसका कोई को पार्टनर नहीं है, तो क्या होगा कि जो सर्वाइवरशिप वाला हिसाब किताब है, या अगर कोई मर गया तो उसके जो नीचे के लोग हैं उसमें वो हिस्सा बढ़ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट जो है फ्लक्चुएटिंग है। एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं। मान लीजिए आपको बर्थ से राइट मिल गया, ठीक है। अब आपके दादा हैं, परदादा हैं, और आपके पिता हैं, आप हैं, मगर जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक आपको वो हिस्सा बट करके नहीं मिलता। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें संयुक्त कब्जा होता है। ठीक है। किसमें? कोपार्टनरी में या सैदायकी में। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, जो भी उस परिवार के लोग जिंदा हैं, जैसे आप इस प्रीवियस शीट में देखेंगे जहां पे हम बात कर रहे थे फिगर 3 में, तो वहां क्या हो रहा था, कई सारे उसके मेंबर थे। ठीक है। अब मान लीजिए एक
3 बेटे थे, इसमें से 2 बेटे जिंदा रह गए और तीसरे बेटे की पूरी फैमिली नहीं है, खत्म हो चुकी है। तो जो तीसरा बेटा होगा उसकी जो फैम उसकी उसकी जितनी प्रॉपर्टी मिली थी वो बाकी 2 बेटों में बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लिमिटेड मेंबरशिप। तो इसमें इसमें मेंबरशिप भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो जनरेशन है वो फोर्थ है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो जॉइंट फैमिली में जैसे होता है ना कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, बुआ है ना, उनके बच्चे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लेनेज देखना है, ठीक। और अब जैसे 2005 के बाद नियम आ गया तो बेटियों का भी नंबर लग गया है इसमें। तो यहाँ तक है। अब और किसी के रिश्तेदार इसमें जुड़ नहीं सकते हैं, इसको बोला गया लिमिटेड मेंबरशिप। इसके बाद ये क्रिएशन बाय लॉ है, ठीक है। और इस पे हमेशा कर्ता के अंदर ही सब कुछ चलता है। जैसे कर्ता मैंने पहले बढ़ाया था, वो हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें भी कर्ता का एक रूप रहेगा। यहाँ पे कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अलग है। मगर यहाँ पे 4 लोगों को लेकर के एक साथ आपकी सहदायकी है तो हम चारों पे केस कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लीगल पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए आप उनके ऊपर एक साथ नहीं जा सकते हो। जो हेड है वो अलग है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे जो सहदायक हैं उनको पार्टीशन का राइट है। उसके बाद अब जो लास्ट पॉइंट आता है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए 2005 में जो बिल लाया गया वहां से चेंज हो गया, उसकी वजह से अब लड़कियों को भी अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देखिए, पहले जो कारण थे वो धार्मिक कारण थे। पितृ पिता का ऋण, श्राद्ध, पिंडदान, है ना, वंश की निरंतरता बनी रहे, तो लड़के पैदा होते थे तो लोग ज्यादा मानते थे। अब जो कारण है वो बदल गए हैं। वो कैसे हो गए हैं? आर्थिक कारण हो गए हैं। पैतृक संपत्ति का संरक्षण, कृषि आधारित समाज में भूमि का संयुक्त स्वामित्व परिवार के सदस्यों का की आर्थिक सुरक्षा भी देता है। इसके साथ साथ सामाजिक कारण भी जुड़ गए हैं। कैसे सामाजिक कारण? ये सोशल सिक्योरिटी भी देता है, परिवार की एकता भी रखता है, जैसे वृद्ध महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देता है। और चौथा पॉइंट जो है आवश्यकता क्या बनी सहदायकी की, कि पार्टीशन छूट डाल सकते हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के माध्यम से टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी ला रहे हो 2005 के बाद, जब से अमेंडमेंट हुआ है। तो इस प्रकार आप सहदायकियों को आज भी भारतीय समाज और कानून में अत्यंत प्रासंगिक माना गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ज्वाइंट फैमिली पहले समझी थी और ज्वाइंट फैमिली और उसके हिसाब से एक डिफरेंस, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट फैमिली और सहदायकी में क्या अंतर है। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या मिलता है? हिंदू ज्वाइंट फैमिली के सभी सदस्य आते हैं, जैसे पुरुष, महिलाएं, बच्चे। वहीं सहदायकी को पार्सनरी में ज्वाइंट फैमिली का एक छोटा हिस्सा माना गया है। तो यानी ज्वाइंट फैमिली का एक सबसेट है जिसमें केवल वो सदस्य आते हैं जिन्हें पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार, बर्थ राइट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो इसे कोर्ट ने एक केस था, कमलकांत महापात्रा वर्सेस प्रताप चंद्र महापात्रा, उसमें ज्वाइंट फैमिली को एक जीन्स बताया गया, जैसे हमारी बॉडी में जीन्स हैं, और कोपासनरी यानी सहदायकी को उसका एक स्पीसीज बताया गया। तो ये आप नोट करके डाल सकते हो कहीं पर भी, कमलकांत महापात्रा वर्सेस प्रताप चंद्र महापात्रा के केस में ज्वाइंट फैमिली को जीन्स, ठीक है, जेनेटिक्स जैसे होता है वो, और कोपार्सनरी सहदायकी को उसका स्पीसीज बताया गया है। यानी हर कोपार्सनरी में एक जॉइंट फैमिली तो होती है, लेकिन हर जॉइंट फैमिली कोपार्सनरी सहदायकी नहीं होती है। अब क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर? देखिए, उसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट फैमिली में जो जो कंसेप्ट है और जो उसका आकार है वो बहुत बड़ा है, और सहदायकी में वो एक छोटा ग्रुप है। इसके बाद आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप में आप देखिए, जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें मेल, फीमेल, चिल्ड्रन सब आते हैं, और सहदायकी कोपार्सनी में केवल बर्थ और एडॉप्शन से ही सदस्यता मिलती है। आज के लॉ में बेटियां भी शामिल है, ये आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिएशन कैसे होता है, ज्वाइंट फैमिली कैसे क्रिएट। देखिए, ज्वाइंट फैमिली जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है ना। मतलब शादी हुआ, रिश्ते बने, लोग आपस में रहने लगे साथ में, ठीक है, तो वो जो फैमिली का पार्ट है ना वो ऑटोमेटिक है। मगर और अगर कोपार्सनरी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कोई एग्रीमेंट से आप कोई नहीं बनाते हो, मतलब कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और तुम हमारे सदस्य बन जाओ फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे। एडॉप्शन अलग चीज है, एग्रीमेंट होकर के नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो ज्वाइंट फैमिली में प्रॉपर्टी होना या ना होना
कोई जरूरी नहीं है, मगर कोपासनरी में मेनली प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट के बारे में ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही राइट इन प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो सभी मेंबर को जॉइंट फैमिली में इक्वल राइट नहीं होते हैं, ठीक है, मगर सहदायकी में सभी मेंबर के पास राइट बाय बर्थ है और राइट टू पार्टीशन भी है। ठीक, इसके बाद अगर आप बात करें जनरेशन लिमिट, जॉइंट फैमिली में अनलिमिटेड जनरेशन है, बहुत सारे मेंबर हैं, मगर कोपासरी सहदायकी में सिर्फ 4 जनरेशन का ही रूल फॉलो होता है। इसके बाद आप एंट्री ऑफ ए मेंबर, तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बर्थ से, मैरिज से, ठीक है, एडॉप्शन से आ सकते हैं फैमिली के अंदर। और सहदायकी में कैसे आएंगे, बर्थ से आएंगे या एडॉप्शन में आएंगे, मैरिज से एंट्री नहीं होती इसमें। ठीक, इसके बाद है आपको राइट, पार्टीशन राइट है। जॉइंट फैमिली में हर मेंबर पार्टीशन नहीं मांग सकता है। कौन नहीं मांग सकता है, विवाहित स्त्री जो है, जो शादी होके आई है, वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, मगर जो कोपासनरी है वहां पे हर मेंबर के पास ये पार्टीशन मांगने का अधिकार है। इसके बाद है लीगल नेचर क्या है, तो लीगल नेचर में जॉइंट फैमिली का सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, मगर जो कोपासनर है वहां पे स्ट्रिक्ट लीगल कंसेप्ट की बात की जाती है और प्रॉपर्टी राइट पहले से ही डिफाइंड है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो जॉइंट फैमिली में फीमेल मेंबर को भी कंटिन्यू रह सकता है, मगर को पार्टनर में क्या होता है, अगर मेल लाइन खत्म तो को पार्टनर खत्म। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब उसके बाद अगर आप केस लॉ की बात करें तो इंपॉर्टेंट केस लॉ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020, यहाँ पे आपको मेंशन करना है डॉटर्स राइट एज ए को पर्सन बाय बर्थ। ठीक, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस घमंडी राम 1969, को पर्सन हैव यूनिटी ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन। ऐसे करके ये सारे केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया। अगर आप कभी भी टाइम निकालते हैं तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मैं जैसे तथ्य की बात करूं तो तो एक एक केस के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो कमलकांत महापात्रा वाला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें लास्ट में मेंशन है। यहाँ पे बात आती, यहाँ पे जो आपसे मैंने पहले बताया कि जॉइंट फैमिली इज ए जीनस जीन्स और कोपार्सनरी इज ए स्पीसीज। इस मामले में संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित अधिकारों पर विवाद उत्पन्न हुआ। प्रश्न यह था कि क्या संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य सहदायिक हो सकते हैं, कोपार्टनर हो सकते हैं, और क्या वह संपत्ति पर समान अधिकार का दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक व्यापक संस्था है ना, जो व्यापक संस्था की बात कही गई है उसी को जीन्स बोला गया है, ठीक है, और कोपासनरी उसी का एक संकीर्ण भाग है जो कि एक स्पीसीज की तरह काम करता है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य पुरुष और महिलाएं शामिल होते हैं, जबकि सहदायकी में केवल वे सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त हो। तो इसका कानूनी महत्व, जो लास्ट केस है उसके बारे में, ज्वाइंट फैमिली और कोपार्सनरी के बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो एक बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, और जो कोपार्सनरी है वो एक छोटा और संकीर्ण उसकी परिभाषा बताता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई और केस देखना है तो आप चाहे तो नेट से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मैं अगर केस बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। बस आपको सिर्फ याद रखना है केस लॉ में ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए थे या कैसे आ सकते हैं। तो इसी, ये जो 4-5 चीजें मैंने लिखी हैं इन्हीं के आसपास आपके क्वेश्चंस घूमते हैं। मिताक्षरा सहदायिकी की अवधारणा क्या है, तो मिताक्षरा में आपको बताना होगा कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और दाया भाग स्कूल दो अलग अलग स्कूल हैं। मिताक्षरा में क्या बताया गया है, विघ्नेश्वरा में 11वीं शताब्दी में क्या मेंशन किया, उसका है ना प्रमाण दिया, और उसके बाद गठन संरचना और उसके प्रमुख लक्षणों के को विस्तार से उसमें समझाया भी गया है। तो ये आप सहदायिकी के बारे में आप याद रखिएगा, ये सारा कुछ मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो अंतर की बात आती है कि संयुक्त परिवार और सहदायिकी में क्या अंतर है, उसके बारे में आप बात करें तो उसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा जो सहदायिक हैं उनके अधिकार क्या है वो भी मैंने बता दिया है। और जो 2005 के बाद सहदायिकी के प्रकृति में हुए परिवर्तन के विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि वुमेन्स को जो है 2005 के बाद दिया गया राइट, ठीक है, बर्थ से उनको राइट मिल गया। ऐसे ही आप यहाँ पे केस मेंशन कर सकते हो, विनीत
शर्मा वाला केस, ठीक है, 2020 का, और जेंडर इक्वालिटी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कभी कभी ये आता है कि फोर्थ जनरेशन रूल क्या है उसके बारे में पूछता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, जो जिंदा नहीं बचा है उसकी प्रॉपर्टी बाकी लोग, बाकी जो जिंदा लोग हैं उस परिवार के ही हैं, उसमें वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम और भी वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद।